तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सिंपल है सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी रिवॉल्व्स on a circular path with constant speed, then the motion of a body is called uniform circular motion. जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करेगी तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी हमेशा मानी जाती है टेंजेंशियल, क्योंकि आपको सबको पता है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसलिए जब बॉडी यहाँ आएगी तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, इसका मतलब हर यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट मानी जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट मानी जाएगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। भले स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी, वेरिएबल। इसमें हमेशा वेलोसिटी जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। और जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं बाद में। पर यदि बॉडी ए पर है और टी टाइम आफ्टर यदि मान लीजिए बी पर पहुंची है तो सेंटर पर ये जितना भी एंगल इंटरसेप्ट करती है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So when the body revolves on a circular path, then at any time the angle intercepted by arc at center is called angular displacement. It is measured in radians. Next, angular velocity. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जैसे वेलोसिटी डिफाइंड होता है ना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। Angular displacement traveled by body per unit time is called angular velocity. It is denoted by omega. Omega is equal to theta by t. Therefore, angular velocity is measured in radian per second. फिर जैसा मैंने ओमेगा थीटा अपॉन टी बोला है तो ये डी थीटा अपॉन डी टी भी होता है। यदि थीटा का इक्वेशन दिया हो और थीटा को यदि हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं।
ये होता ओमेगा अपॉन टाइम टी या फिर डी ओमेगा अपॉन। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वैसे ही होता रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। So angular displacement measured in radians, angular velocity measured in radian per second, and angular acceleration measured in radian per second square. So next, fourth, relation between linear displacement and angular displacement. यहाँ पर बॉडी सर्कुलर पाथ पे जब रिवॉल्व कर रही है और ए से बी पर आई है, तो ये जो ए बी होगा उसको हम बोलेंगे एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क अप्रोक्सीमेटली एस के इक्वल है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू एस बाय टी, तो एस इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, तो एस इज इक्वल टू थीटा इनटू आर। तो इसलिए रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू थीटा इनटू आर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बिल्कुल ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर, linear acceleration is equal to angular acceleration into radius of circular path. अब next, n is equal to 1 by t. What is capital T? Time period. And what is L? Frequency. Time taken to complete one revolution is called time period, and total number of revolutions completed by body per second is called frequency. Relation between frequency and time period, n is equal to 1 by t. 6, omega is equal to theta upon t. For one revolution, एक revolution complete होगा तो जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, और उतने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। थीटा की जगह 2 पाई और यहाँ पर कैपिटल टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और 1 बाय टी एन होता है, तो 2 पाई एन। ये क्या हो गया रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड कैपिटल टी, ओमेगा एंड एन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और इसलिए उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रेडियल होता है और इनवर्ड्स होता है। रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, इनवर्ड्स का मतलब टुवर्ड्स सेंटर। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल एंड इनवर्ड्स। और जब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द v इनटू ओमेगा
AC इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा, या फिर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तीन फॉर्मूले, V ओमेगा, V स्क्वायर बाय R, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फिर इसी से रिलेटेड है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब फोर्स भी लग रहा है। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो उस पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका डायरेक्शन हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर, रेडियल एंड इनवर्ट्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स FC is equal to mass into centripetal acceleration। अब चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी तीन फॉर्मूले जाएंगे। एक हो जाएगा m इंटू बी इंटू ओमेगा, एक mv स्क्वायर बाय r, और एक m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स mv ओमेगा, mv स्क्वायर बाय r, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस होता है। कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। रिक्वायर्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो उसको रिक्वायर्ड रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगी। सर्कुलर पाथ पर बॉडी रिवॉल्व कर रही है मतलब उसको रिक्वायर्ड होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स किसी ना किसी कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। वही इलेक्ट्रिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जैसे एटम के लिए बात करें, फॉर एटम तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में मान लीजिए या एटम का एटॉमिक नंबर n, तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? n। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा n इंटू ई। और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। m मतलब मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, और यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब m क्या हुआ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? तो 9 इंटू 10⁹ Q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन r स्क्वायर। इसको कैंसिल करके सॉल्व करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो यदि रेडियस पता हो तो, और यदि वेलोसिटी पता हो तो रेडियस निकाल सकते हो। तो ये एटम में मैंने बात की है। बिल्कुल ऐसे ही जो प्लैनेट्स होते हैं
वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन सर्कुलर पाथ पर, या जो सैटेलाइट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ पर, उनको भी चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जो कॉन्सेप्ट सन और प्लैनेट के लिए अप्लाई होगा वही कॉन्सेप्ट प्लैनेट और सैटेलाइट के लिए अप्लाई होगा। तो यदि हम यही बात करते हैं कि मान लीजिए कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, तो जैसा मैंने समझाया उस बेसिस पर यदि ये सन है और ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर सन क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसलिए फिर प्लैनेट गिरता नहीं है सन पर, क्योंकि बसता ही नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरा कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू Ft। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रिवॉल्विंग बॉडी पर लगता है। यहाँ पर प्लैनेट का मास m यदि हो तो आप बोलोगे m into v square by r। m मास ऑफ प्लैनेट, v वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट और r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। Fg जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो g into कैपिटल M into स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल M का मतलब मास ऑफ सन। यहां से आप चाहो तो ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कर लो, तो ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी v रूट ओवर gm/r। यहाँ v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और कैपिटल M क्या होगा? मास ऑफ सन। लेकिन यदि यही बात मैंने प्लैनेट और सैटेलाइट के लिए की होती तो फिर v क्या होता? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और कैपिटल M क्या होता? मास ऑफ प्लैनेट। यदि हम ये 9 था, ये 0.10 हो गया, 11 यदि कोई व्हीकल टर्निंग पर टर्न कर रहा है तो उसको भी रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन प्रोड्यूस करेगा? अब प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन फोर्स। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो फिर यदि कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न पर टर्न कर रहा है, ये टर्निंग है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए कभी कभी आप मुझसे पूछते हैं कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग, तो हमेशा बच्चों डोनर बड़ा होता है, एक्सेप्टर छोटा। यहाँ डोनर कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। और एक्सेप्टर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेफ टर्निंग की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कम होना चाहिए फ्रिक्शन से। पर फिर भी यदि मैक्सिमम स्पीड से टर्न करे और सेफ टर्निंग हो तो ये बात कहां तक चलेगी? इक्वल तक।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r ये लेस होना चाहिए F, तो डेफिनेटली आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इनटू R, और R आपको पता है m इनटू G। तो mm यदि हम कैंसिल कर दें तो v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, या v इज इक्वल टू रूट ओवर। तो सेफ टर्निंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को लेस होना पड़ेगा या इक्वल भी चलेगा फ्रिक्शन से, और स्पीड जो होनी चाहिए वो लेस देन रूट ओवर म्यू आर जी होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू म्यू आर जी। तो टर्निंग पर विदाउट स्केटिंग स्लिप किए यदि कोई व्हीकल टर्न कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी रूट ओवर म्यू आर जी। इससे ज्यादा स्पीड यदि हुई तो जो व्हीकल है वो ओवरटर्न हो जाएगा, पलट जाएगा। जबकि यही बात मैं आपसे करूं कि साइक्लिस्ट है, टर्निंग पर टर्न कर रहा है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन कर लेता है। तो उस साइक्लिस्ट का वर्टिकल के साथ में इंक्लिनेशन कितना होता है? तो जो साइक्लिस्ट है अपने आप को सेफ रखने के लिए टर्निंग पर जो टर्न करता है तो वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन करता है। ये वर्टिकल के साथ में जो इंक्लिनेशन होता है इसका, ये थीटा टर्निंग पर, ये थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। जितनी ज्यादा स्पीड से यदि टर्न करेगा तो उतना tan थीटा की वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी उतनी हाई होगी, तो इसका मतलब उतना ज्यादा उसको वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन होना पड़ेगा। तो कभी यदि आप लोग टीवी पर बाइक रेस वगैरह देखते हो तो ड्रोन कैमरे से उसके वीडियो बताए जाते हैं, तब आप देखिए जो बाइकर्स होते हैं टर्निंग पर इतना ज्यादा इंक्लाइन करते हैं कि ऐसा लगता है उनका घुटना जो है वो जस्ट रोड पर टच कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन करते हैं। जितनी हाई स्पीड उतना ज्यादा इंक्लिनेशन देना पड़ेगा। तो बाइक वाले ने तो अपने आप को इंक्लाइन कर लिया, कार वाला क्या करेगा? तो कार वालों के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए जो रोड होते हैं उनको टर्निंग पर स्लोप दिया जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो वो जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है 11 के बाद में 12 था 13, ये रोड यहाँ पर यदि व्हीकल है तो ऐसा होता है। यहाँ पर थीटा स्लोप, ये रोड है, ये इसके आउटर एज है, इसको अप कर दिया जाता है, तब उस पर ऐसा व्हीकल जाता है इंक्लाइंड होता हुआ। ये जो टायर है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है R1, यहाँ पर R2,
और इन दोनों का रिजल्टेंट आर। यहाँ टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, और जब इस पूरे को सॉल्व करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा इंटू आर जी, सॉरी इंटू आर जी। ये आप फॉर्मूला था म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा इंटू ऑफ आर जी। यदि यह रोड हॉरिजॉन्टल होता तो यदि प्लेन पर ग्राउंड पर तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, तो टेन 0 हो जाता है, टेन 0 0 होता है, ये म्यू प्लस 0 मतलब म्यू हो जाता, या नीचे भी 0 जाता तो 1 माइनस 0 1 आ जाता, तो कुल मिलाकर ये जाता रूट ओवर म्यू आर जी, मतलब ये वाला फॉर्मूला आ जाता, ये वाला। तो यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू होता है रूट ओवर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा इंटू ऑफ आर जी। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा है स्लोप ऑफ रोड विद द हॉरिजॉन्टल, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, तो जैसे एक स्टोन को आप थ्रेड से बांध दीजिए और फिर उसको आप सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करवाइए वर्टिकल प्लेन में। यदि एक स्टोन को आप थ्रेड से बांध दीजिए और सर्कुलर मोशन कराइए वर्टिकल प्लेन में, तो जब बहुत हाई स्पीड से आप रिवॉल्व करवाएंगे तो वो स्टोन तो रिवॉल्व करता रहेगा सर्कुलर पाथ पर ग्रेजुअली स्पीड कम करते जाइए। आपको देखने मिलेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक मिनिमम स्पीड आएगी, उससे यदि आपने कम कर दिया तो उस स्टोन का सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होना बंद हो जाएगा। वो जो मिनिमम स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, पर वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल जैसे मान लीजिए बॉडी है ए पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, वो वेट किस तरफ वर्क करेगा, डाउनवर्ड, या स्ट्रिंग में टेंशन किस तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल, है ना। और जब यही बॉडी ए से बी पर आएगी यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऐसी होगी vp, तो जब बॉडी ए से बी पर आएगी तो वेलोसिटी ऐसी होगी, टेंजेंशियल होगी,
वेट किस तरफ वर्क करेगा, डाउनवर्ड, और थ्रेड में टेंशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे, यहाँ पर हमको ये सीखना है। तो हमको ये पता है जब बॉडी ए पर है, एट ए, तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर। ये नेट फोर्स ही कन्वर्ट होगा एक्चुअली में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। सपोज ए पर है ये, टेंशन कितना है 10 न्यूटन और वेट कितना है 3 न्यूटन डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स कितना लगेगा 7 न्यूटन, किस तरफ लगेगा, अपवर्ड। अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा, मान लो वेट ज्यादा और टेंशन कम है, तब ये 10 है और ये 3 है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा 7 न्यूटन, तो इसका मतलब थ्रेड टूट जाएगा। यदि उतना टेंशन बेयर नहीं कर सकता वो, तो टूट जाएगा वो। तो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन ग्रेटर होगा किससे, वेट से, नेट फोर्स अपवर्ड होगा। तो यहाँ नेट फोर्स TA माइनस mg, TA माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया, और यही नेट फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। मतलब कितना, mv²/r, तो ये हो जाएगा m इंटू va²/r। तो इस तरीके से बच्चों ये इक्वेशन बनेगा जब बॉडी कहाँ होगी, लोएस्ट पॉइंट पर। इसी तरीके से जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी यहां पर, तो टेंशन किस तरफ है, डाउनवर्ड, वेट भी किस तरफ है, डाउनवर्ड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट फोर्स कितना जाएगा, TB प्लस mg एट B, TB प्लस mg। अब यही नेट फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना होगा, m इंटू VB²/r। एक इक्वेशन ऐसे बनेगा। फिर एक इक्वेशन और बनता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी एट ए क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब ए तो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पर आप 0 ले लोगे, अज्यूम कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी लोगे, हाफ m इंटू VA²। और यहाँ से जब हाइट पर जाएंगे तो ये पूरा क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस यदि r है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलोगे, mgh होती है, mgh की जगह 2r आ जाएगा। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, हाफ m इंटू VB²। तो इस तरीके से इक्वेशन और बनेगा।
तो हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं और इनको सॉल्व करके जो भी अननोन है वो फाइंड कर सकते हैं। पर इसमें जनरली क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है कि आप धीरे धीरे जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करवा रहे थे उसमें बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करते आ रहे हैं, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो जो मिनिमम वेलोसिटी है इससे कम की और सर्कुलर मोशन होना बंद हो जाएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो होती है ना हाईएस्ट पॉइंट पर, उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और उस क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अकेला वेट जो है वो प्रोवाइड कर देता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अकेला वेट। तो जब हम उसमें सॉल्व करते हैं एट क्रिटिकल वेलोसिटी, एट क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में यहाँ पर जो टेंशन होता है वो होता है 0। टेंशन कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पर? 0। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में यहाँ टेंशन कितना होता है? 0। अकेला वेट प्रोवाइड करता है, और इसलिए जब आप यहाँ पर टेंशन टीबी की वैल्यू 0 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी निकल आएगी √GR। तो उस वक्त ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है √GR। और जब ये वेलोसिटी vb की वैल्यू आएगी और आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इससे va की वैल्यू आ जाएगी √5GR। मतलब जब बॉडी यहाँ पर थी तो मिनिमम वेलोसिटी √GR थी, लेकिन जब यहाँ जाती है तो वही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ना काइनेटिक एनर्जी में, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है? √5 टाइम्स। तो इसलिए vo की वैल्यू आती है √5GR। अब जब va की वैल्यू जाएगी और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेंशन निकल आएगा। कहाँ पर? लोएस्ट पॉइंट पर। तो ये ta की वैल्यू आती है 6 mg। सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये आ जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में जब बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में होती है तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर √GR, यहाँ टेंशन 0, यहाँ टेंशन 6 mg, और ये वेलोसिटी हो जाती है √5GR। तो बच्चों ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थ्योरी पॉइंट्स जो होने चाहिए थे वो लगभग मैंने आपको कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस।